करो कत्ल, न मालूम कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कत्ल, न मालूम कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो असल में इस पूरे परिदृश्य की ये जो पूरी बातें हो रही है, बड़बोलापन हो रहा है, उसकी हकीकत यही। और जिस बात को हम बहुत दिनों से लगातार आप तमाम लोगों से कह रहे हैं कि असल में सरकार को कुछ करना नहीं, सरकार को लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं करना। बहुत दिनों से ये चर्चा हो रही कि कल एक हाई पावर कमेटी की बैठक थी, कई दिनों से ये बात हो रही। अब उस हाई पावर कमेटी ने कुछ बोल दिया, घर बना करके देंगे, ऐसा बना करके देंगे, 50 वर्ग मीटर में देंगे, 100 वर्ग मीटर में देंगे। लोगों को जिनको घर चाहिए होगा उनको अपनी जमीन की रजिस्ट्री सरकार के नाम करानी होगी, डुप्लेक्स बना करके देंगे। लेकिन कहां बना करके देंगे इसका कोई अता पता नहीं, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं। कौन सी जमीन पर बना करके देंगे इसका कोई जवाब नहीं। आज की तारीख में भी जब हम इतने दिनों से यहां बैठे हुए हैं, अखबार में खबर है फिर से कि केंद्र सरकार से जो आर्थिक पैकेज मांगना है, क्योंकि असल में तो केंद्र के पैसे से होना है, केंद्र सरकार पैसा देगी तब काम होगा, क्योंकि यहां की सरकार तो उसके पास पैसा नहीं, वो तो कर्जा लेती है तनख्वाह देने के लिए भी बाजार से। तो केंद्र को जो प्रस्ताव भेजना है, वो कह रहे हैं कि अभी भी 2-3 दिन और लगेगा केंद्र को प्रस्ताव भेजने में। तो जब केंद्र को प्रस्ताव भेजने में अभी भी 30 दिन 1 महीना होने को है और अभी तक केंद्र को प्रस्ताव नहीं गया, अभी तक खर्चे का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इस नुकसान का आकलन कर नहीं सके हैं। कितना नुकसान हुआ है इसका कोई आकलन आपके पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, उसकी प्रशासनिक मशीनरी के पास नहीं है कि कितना नुकसान लोगों का हो गया है, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, इसका आकलन भी आपके पास नहीं है, आपकी सरकारी मशीनरी के पास नहीं है। तो ये जो सरकार का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम क्या है? उनका काम मीडिया का मुंह बंद करना नहीं है। तो अब वो कर क्या रहे हैं इतने दिन? तो खर्चे का आकलन नहीं बना रहे, उसका असेसमेंट उनसे बन नहीं रहा, ये नहीं बता रहे कि कितना पैसा लगेगा, लोगों को नहीं बता रहे, ये अलग बात है। लेकिन अपनी केंद्र की सरकार को नहीं बता पा रहे हैं कि कितना पैसा खर्च होना है, राहत पर, पुनर्वास पर, पुनर्निर्माण पर कितना पैसा लगेगा, ये अपनी सरकार को नहीं बता रहे हैं। तो ये सरकार की इसकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी का निकम्मापन है, नकारापन है, ये उनकी विफलता है। और इस विफलता को छुपाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप जानते हैं, पहले वैज्ञानिकों से कहा गया कि कोई डेटा शेयर नहीं करेगा, कोई वैज्ञानिक संस्था लोगों को बताएगी नहीं। और आज सुबह कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझे बताया कि न केवल उनसे कहा गया है कि डेटा शेयर नहीं करना है, आंकड़े लोगों को बताने नहीं है, वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है लेकिन उसका आंकड़ा किसी को बताना नहीं है। अब उसके साथ तमाम वैज्ञानिक संस्थाओं से कह दिया गया है कि सब एक ही जैसा आंकड़ा बना करके देंगे, एक का अध्ययन दूसरे के अध्ययन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये पहले से ताकीद कर दिया गया है कि सारे वैज्ञानिक संस्थानों को एक स्वर में एक ही जैसी बात करनी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सारे वैज्ञानिक संस्थानों को, वैज्ञानिक अध्ययनों को किनारे रख करके केवल सरकार की हाँ में हाँ मिलाना है। तो फिर इनसे अध्ययन करवा क्यों रहे हो वैज्ञानिक संस्थाओं से? पूरे देश भर से बुला करके उनको यहाँ रखा क्यों? तो तुमको अपने हिसाब से फैसला तय करना है। तो तुमने तय कर दिया कि तुमको जो करना है तुम वही करोगे, तो इन वैज्ञानिक संस्थानों से अध्ययन कराने का मतलब क्या है? तो एक काम तो ये किया गया कि वैज्ञानिकों का मुंह बंद किया गया, और अब धीरे धीरे दूसरा काम ये कर दिया गया है कि मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया। तमाम देहरादून में सरकार के लोगों का यही काम है कि अखबार वालों को, टीवी वालों को फोन कर करके कह रहे हैं कि भाई जोशीमठ बहुत हो गया, जोशीमठ की खबर अब ज्यादा मत दिखाओ। बहुत दिनों तक आपने जोशीमठ की खबर दिखा ली, अब इससे ज्यादा जोशीमठ की खबर मत दिखाओ। सबको कह दिया गया, कह रहे हैं अंग्रेजी में छप जाए कोई बात नहीं,
अंग्रेजी के अखबार में, अंग्रेजी के चैनल में आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी में नहीं आना चाहिए। हिंदी में क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि हिंदी में हम आप सारे लोग पढ़ते हैं, इसलिए हिंदी के अखबार में खबर नहीं छपनी चाहिए, हिंदी के चैनल में दिखना नहीं चाहिए। तो ये जितनी ताकत हम ये कहना चाहते हैं, जितनी ताकत ये वैज्ञानिकों का मुंह बंद करने पर लगा रहे हैं, जितनी ताकत ये मीडिया का मुंह बंद करने पर लगा रहे हैं, उतनी ताकत, उतनी बुद्धि, उतना दिमाग, उतना श्रम जोशीमठ के लोगों को संकट से उबारने में लगाते, आज शायद तस्वीर एकदम दूसरी होती, आज तस्वीर एकदम अलग होती, आज लोग इस तरह से यहाँ मजबूर नहीं होते यहाँ बैठने के। लेकिन आपने लोगों को ऐसे हालत में धकेल दिया है कि लोग आंदोलन करने को विवश हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बता रहे। आप ये नहीं बता रहे कि जो घर तोड़ रहे हैं उसके बदले क्या मिलेगा, आप ये नहीं बता रहे हैं कि लोग कहां रहेंगे, आप ये नहीं बता रहे हैं कि लोगों को मुआवजा कितना मिलेगा, इतने दिनों के बाद भी आज तक आपका तय नहीं हो पाया। तो ये सब जब तय नहीं हो पाया तो तब क्या कर रहे हैं? तब कल बयान आया है कि चीन के लोग, आपदा में जो पीड़ित लोग हैं वो चीन के लोग, चीन के एजेंट हैं, वो सब माओवादी हैं। तो मैं यहाँ जो प्रशासनिक अफसर लोग कह रहे हैं कि धरना जो है माओवादी लोग धरना चला रहे हैं, चीन के एजेंट धरना चला रहे हैं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ जो प्रशासनिक मशीनरी के लोग हैं, अफसर लोग हैं, वो बताएं कि क्या ये चीन के लोग हैं, चीन के लोग धरना चला रहे हैं? तब इस उत्तराखंड सरकार की तहसील पर ये चीनी लोगों का कब्जा है, चीन के लोगों का कब्जा है उत्तराखंड सरकार की तहसील पर। ये क्या अहियात बात है? आप लोगों को राहत नहीं देंगे, आप लोगों का पुनर्वास नहीं करेंगे, आप लोगों के मुआवजे का इंतजाम नहीं करेंगे और उल्टा लोगों के जख्मों पर नमक छिड़केंगे। और महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं, उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि जोशीमठ में अब तक कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए आपदा, तुम चाहते क्या हो? कब करोगे लोगों का पुनर्वास? जब जनहानि हो जाएगी तब करोगे लोगों का विस्थापन, जब जनहानि हो जाएगी तब करोगे लोगों का इंतजाम, जब जनहानि हो जाएगी। मौत का इंतजार कर रहे हो, तुम्हारी राजनीति है लोगों की लाशों पर खड़े होकर के गतियों तक पहुंचते हो, लोगों की लाशों के ऊपर खड़े होकर के राजनीति करते रहे हो, फिर चाहते हो कि लोगों की लाशें बिचे। ये चाहते हो? इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा निंदनीय, इससे ज्यादा खराब बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस बात को, ये सवाल अब पूछना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी लोग ये कह रहे हैं, अभी फिर उन्होंने कुछ गोल गोल टाइप का बयान दिया। वो कह रहे हैं लोगों को अपनी पहचान स्पष्ट करनी चाहिए। किसकी पहचान छुपी हुई? हमारी पहचान तो साफ है, हमको लोग जानते हैं, वो भी जानते हैं। हाँ, हम कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, इसमें कोई संदेह है किसी को? इसमें किसी को संदेह नहीं। आज से नहीं है, 20 वर्ष से देश दुनिया में जहां जाते हैं बोलते हैं, इसी हैसियत से बोलते हैं, लिखते पढ़ते सब कुछ करते हैं। लेकिन हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, यहां जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सुनते हैं, कोई भाजपा के नेता आज सुबह कह रहे थे, लोगों ने पूछा कि भाई तुमने कैसे कहा कि ये सब माओवादी लोग हैं, तुमको किसने बताया? वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, जिले में जो पुलिस अधीक्षक हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनको जवाब देना चाहिए इस बात का कि क्या उनके जिले के भीतर माओवादियों का खतरा पैदा हो गया है। इस सवाल का जवाब इस जिले के पुलिस अधीक्षक को देना चाहिए, इस राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या ये खतरा यहाँ पैदा है या नहीं है। अगर ये खतरा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये खतरा नहीं है तो महेंद्र भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का, लोगों के बारे में मिथ्या प्रचार करने का, क्योंकि हम जितना जानते हैं इस देश में गृह मंत्रालय जो है, भारत का गृह मंत्रालय, भारत के गृह मंत्रालय में एक अलग से सेल है जो माओवाद प्रभावित राज्यों को देखता है। जो माओवाद कहां कहां फैला हुआ है वो उन सब राज्यों को देखता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइट पर जाकर के, उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप वो डिटेल देख सकते हैं। तो भारत का जो गृह मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय को राज्यों को इस देश में माओवाद से प्रभावित मानता है। जो राज्य इस देश में माओवाद से प्रभावित है वो गृह मंत्रालय तो उत्तराखंड को उन राज्यों में नहीं रखता है, गृह मंत्रालय के पास तो नहीं है ये जानकारी। अब महेंद्र भट्ट जी के पास अगर ये जानकारी है कि यहाँ कुछ माओवाद फैल गया है, कुछ माओवादी खतरा पैदा हो गया है,
तो उसको बताने की सही जगह क्या है? उनको तो सरकार के पास जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि यहाँ माओवाद फैल गया है, तो इस बात का प्रमाण देना चाहिए, और अगर प्रमाण नहीं है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तुम किसके साथ हो? इतने बड़े इलाके की आबादी को तुम कह रहे हो कि ये चीन के एजेंट है, चीन के साथ है ये सब लोग। इतनी बड़ी आबादी जिन्होंने आपको विधायक बनाया, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप राज्य की विधानसभा में पहुंचे, आप यहाँ कभी रहे नहीं, ऋषिकेश से यहाँ आते जाते रहे, तब भी लोगों ने आपको वोट दिया, जिन्होंने तुमको वोट दिया। आज जब वो दर्द में है, आज जब वो पीड़ा में है, आज जब वो अपनी तकलीफ आपके सामने रखना चाहते हैं, तब तुम कह रहे हो कि वो चीन के एजेंट है, ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब देना चाहिए। और कौन है चीन के साथ? हम लोग तो हैं कम्युनिस्ट पार्टी में, मैं तो इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। हम कहीं छुपे हुए भी नहीं है, कोई गोपनीय नहीं है, कोई अंडरग्राउंड नहीं है, खुलेआम घूम रहे हैं। अगर हम अवांछित लोग होते तो हम इस तरह से खुलेआम घूम करके रोज यहाँ सभा नहीं कर रहे हो, रोज यहाँ आपके सामने अपनी बात नहीं कर रहे होते। और एक सवाल तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। महेंद्र भट्ट जी ने अभी दोबारा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि लोगों को जबरदस्ती यहाँ ला करके धरने पर बिठाया जा रहा है। क्या आप जबरदस्ती यहाँ धरने पर बैठे हैं? क्या आपको कोई यहाँ धरने में लेकर के आया है? आपके घर में कोई आया, किसी तरह का प्रलोभन दिया? हम ये कहना चाहते हैं भट्ट जी कि ये आपकी पार्टी की परंपरा है, ये आपका काम है कि जब आपको सभा करनी होती है तो आप भाड़े पर लोगों को लाते हो, किराए पर अपनी सभाओं में भीड़ करने के लिए लोगों को लाते हो, ये आपका काम है। ये किराए पर लोग भाड़े की सभाओं में भाषण सुनने जा सकते हैं, लेकिन किराए पर आंदोलन करने कोई नहीं जाता है। आंदोलन करने लोग आप हमारी वजह से, अतुल सती जी की वजह से नहीं यहाँ आए हैं, आप अपने सुख की वजह से, अपनी पीड़ा की वजह से, अपनी परेशानी की वजह से यहाँ आए हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये मैं आपके इसके साथ साथ ये जो चीन की बात है बहुत हो, इस चीन की बात को थोड़ा कर लेना चाहिए। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ खड़े होकर के, याद कीजिए कि इस देश में चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हुए लोगों ने कितनी तस्वीर देखी। चीन के राष्ट्रपति के बगल में बैठ करके अहमदाबाद में साबरमती नदी के फ्रंट पर झूला कौन झूल रहा था? शी जिनपिंग के साथ झूला कौन झूल रहा था? तो शी जिनपिंग के साथ झूला नरेंद्र मोदी झूल रहे थे, ये लोग नहीं झूल रहे थे। शी जिनपिंग इस देश में आए, उनके साथ दक्षिण भारतीय लुंगी पहन करके कौन घूम रहा था? तो नरेंद्र मोदी घूम रहे थे, ये लोग नहीं घूम रहे थे उनके साथ लुंगी पहन करके। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बीच में गलवान में 2020 में हमारे सैनिकों की शहादत हुई, हमारे सैनिकों की मौत हुई चीन के साथ। 45 सालों में, 60 सालों में पहली बार यह हुआ कि गलवान में चीन के साथ झड़प हुई मोदी जी के राज में, और हमारे सैनिकों की शहादत हुई, हमारे सैनिक मारे गए। लोगों ने मोदी जी से पूछा कि चीन कैसे अंदर घुसाया है, और उन्होंने कहा वहां न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न कोई घुस आया है। तो चीन के खिलाफ कौन नहीं बोल रहा है? किसके मुंह में दही जमा? तो नरेंद्र मोदी के मुंह में दही जमा हुआ है चीन के खिलाफ बोलने में। हमको नहीं परेशानी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी इस देश में सुरक्षा की बड़ी बात हो रही है, तो अभी इस देश में कुछ दिन पहले सारे राज्यों के जो पुलिस महानिदेशक होते हैं, डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनका कॉन्फ्रेंस हुआ और वहां एक पर्चा पढ़ा गया। देश के सारे राज्यों का जो पुलिस के सबसे बड़ा अफसर होते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस में अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता भर नहीं हुआ इस बात को, और वहां एक पर्चा पढ़ा गया। और वहां लद्दाख से आए हुए एक पुलिस के अफसर ने पर्चा पढ़ा कि 65 पोस्टें थी जो हमारे कब्जे में थी, उनमें से 25 हमारे हाथ से छूट गई है। किसके राज में हुआ? नरेंद्र मोदी के राज में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं छूट रहा है, अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। और जब ये सब हो रहा है उनके बीच में, आप समझिए कि चीन के साथ जो भारत का व्यापार है वो हर साल बढ़ रहा है।
2021 में चीन के साथ भारत का व्यापार कितना था? तो 121 बिलियन डॉलर था। 121 खरब डॉलर भारत का व्यापार था चीन के साथ। अब 2021 में, और 2022 में वो व्यापार कितना हो गया? वो 135 बिलियन डॉलर, 135 खरब डॉलर हो गया। बढ़ करके चीन के साथ कारोबार, चीन के साथ कारोबार को अनुमति कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रही है। भारत सरकार कर रही है चीन के साथ व्यापार। और चीन के एजेंट हम हैं, दुख के मारे लोग हैं, पीड़ा के मारे लोग हैं, जो अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं, जो अपने पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को और महेंद्र भट्ट जी को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि पिछले 8 सालों में किस किस राजनीतिक पार्टी के कितने नेता चीन गए, चीन की यात्रा कितने नेताओं ने की। मुझे तो पहली बार 2017 में पता चला एक भारतीय जनता पार्टी के नौजवान विधायक चीन गए हुए थे और वो हमारे कुछ पत्रकार दोस्तों को फोन कर रहे थे। मैंने उन पत्रकार दोस्तों से पूछा कि ये बार-बार फोन क्यों कर रहे हैं? बोले विधायक जी चीन गए हैं, भाजपा के विधायक, और वो ये चाहते हैं कि भारत के अखबारों में एक खबर छपे कि नया नया चुना हुआ विधायक चीन गया है। हम तो नहीं गए चीन, हमने तो नहीं देखा कहां पर है वो चीन। लेकिन ये आंकड़ा अगर सार्वजनिक होगा तो पता चलेगा कि पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा चीन जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके शिविरों में शिक्षा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो जो लोग चीन आ जा रहे हैं, जिनके लिए चीन आना, चीन जाना जोशीमठ आने से ज्यादा आसान है, वो चीन के एजेंट है या यहाँ अपने दुख पीड़ा को लेकर के बैठे हुए लोग चीन के एजेंट हैं? इस सवाल का जवाब देना चाहिए। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, इस मक्कारी से काम नहीं चलने वाला, इस धूर्तता से काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों के खिलाफ इस तरह का अनर्गल प्रलाप करेंगे, आप लोगों के खिलाफ इस तरह का झूठ फैलाएंगे तो लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ना नहीं छोड़ देंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, लड़ना लोगों ने इसलिए शुरू किया क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं, क्योंकि सरकार के पास 14 महीनों तक लोग जाते रहे और सरकार ने एक कदम नहीं उठाया। और आज की तारीख तक भी उसने कोई एक कदम उठाया हो इसका पता नहीं। उसने यहाँ अफसरों की परेड कराई, अफसरों का आपका पर्यटन कराया, मुख्यमंत्री यहाँ आए और घूम करके चले गए, लेकिन आज के दिन पर ही मालूम नहीं है कि लोगों के लिए क्या हो। और भट्ट जी कह रहे हैं कि भाई एनटीपीसी का विरोध कर रहे हैं, एनटीपीसी की खिलाफत कर रहे हैं। आज हम तो इस बात को कह रहे हैं, आज इस जोशीमठ शहर में 20 साल पहले लोगों ने 2003-04 में एनटीपीसी का विरोध किया और आज फिर 20 साल बाद इस जोशीमठ शहर में हर आदमी ये मानता है कि यदि यहाँ की तबाही के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो एनटीपीसी है। भट्ट जी को बड़ी पीड़ा, वो कह रहे एनटीपीसी का काम होने वाला था, एनटीपीसी का काम पूरा होने वाला था तो और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। एनटीपीसी का काम तो 2011 में पूरा हो जाना, नहीं हुआ। 2013 हुआ, फिर 2016 हुआ, फिर 2020 हुआ, अब 2023 है और हम ये जानते हैं कि हमारी तबाही का इंतजाम करने वाली उस परियोजना का काम पूरा नहीं होगा। लेकिन महेंद्र भट्ट जी को क्यों पीड़ा है एनटीपीसी की? तो ये बात बहुत साफ है कि भट्ट जी के चेहरे पर जो लाली है वो एनटीपीसी की दलाली है, उस लाली का स्रोत वो दलाली है, इसीलिए उनको ज्यादा पीड़ा है, इसीलिए उनको ज्यादा तकलीफ है। तब हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों के खिलाफ अफवाह फैला करके बात बनेगी नहीं। सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आप हमारे सामने आकर के खड़े होइए, आइए हमसे बहस करने का साहस दिखाइए। हमें चुनौती देते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि जिस मसले पर चाहेंगे, राज्य के जिस सवाल पर चाहेंगे, उस सवाल पर जिस पर आपका समर्थन होगा, हमारा विरोध होगा, ये साहस करो कि हमारे साथ आकर के बहस करो। मुख्यमंत्री तो हमारा नाम सुनकर के घबरा जाता है। वहां लोगों से कहा है कि इनसे बात नहीं करना है, इनको बात करने नहीं आने देना है। तो तुम्हें ये साहस नहीं, हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते, बल्कि लोगों के जीवन का सवाल, लोगों के आजीविका का सवाल, उसको बचाने के लिए विरोध करते हैं।
हम आज के दिन पर यदि ये बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोग सुरक्षित रहे, उनकी आजीविका सुरक्षित रहे, उनका घर सुरक्षित रहे, उनके घर के ऊपर की छत सुरक्षित रहे, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, तो ये चीन के हित में नहीं, वो इस देश के हित में ये बात कही जा रही है। ये पूरा इलाके को तबाह करके अगर कोई सोचता है कि देश समृद्ध होगा, तो ये देश समृद्ध नहीं होगा। इस देश की तबाही होगी, इस देश की बर्बादी होगी। तो उन चेहरों की शनाख्त करिए जो राष्ट्रवाद के स्वयंभू ठेकेदार हैं, जो राष्ट्रवाद के स्वयंभू झंडावरदार हैं, उनके चेहरों को पहचानने की जरूरत है। जो चाहते हैं कि हम तबाह हो जाए और तब देश मजबूत होगा। आप सोच करके तो देखिए कि जोशीमठ एक पूरा इलाका तबाह हो जाएगा तो देश इससे मजबूत होगा, देश में मजबूती आएगी इस बात से, देश में समृद्धि आएगी इस बात से। मैंने तो पहले भी कहा कि कौन है देश, किससे बनता है देश? पेड़ पौधों से, पहाड़ से बनता है देश। हम हैं जो इस देश को बनाते हैं, हम वो लोग हैं जो इस देश को बनाते हैं। हमने अभी 26 जनवरी के दिन तो यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली, इस देश के लोकतंत्र के लिए यात्रा निकाली, इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के संविधान में जो हमको जीवन का अधिकार है, उस अधिकार के लिए यात्रा निकाली। तुम हमको देशभक्ति सिखाओगे? और हम तो बहुत साल से इस बात को कह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अंतिम बात यह है कि हम तो बहुत साल से इस बात को कहते रहे हैं, ये जो हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, इनके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं। आज के दिन पर इस देश में हालत बना दी गई है कि सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना हो गया। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना देश के खिलाफ आवाज उठाना हो गया। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं, क्योंकि देश की सरकार होती है, सरकार का देश नहीं होता। तो हम देश की सरकार का विरोध करते हैं, हम उसके खिलाफ रहेंगे। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, लोकतंत्र हमको हक देता है, यह अधिकार देता है, और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम इस देश को सरकार का देश नहीं बनने देंगे। हम ये दबाव बना रखेंगे कि देश की सरकार हो, सरकार का देश किसी सूरत में, किसी हालत में न हो। कि सरकार का देश होने का मतलब है तानाशाही का देश, सरकार का देश होने का मतलब है उत्पीड़न का देश, सरकार का देश होने का मतलब है सत्ताधारियों की मनमर्जी का देश। ऐसा देश हम किसी हालत में, किसी सूरत में नहीं होने देंगे, और वो उनके सर्टिफिकेट को हम नहीं मानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जब इस देश में राजद्रोह का मुकदमा लोगों पर चलने लगा, उन्होंने कहा ये देशद्रोह का मुकदमा है। देशद्रोह जैसी कोई धारा इस देश के कानून में नहीं। राजद्रोह है वो अंग्रेजों की बनाई हुई धारा है, अंग्रेजों ने अपने देश में खत्म कर दी, तो यहाँ कोई राज नहीं। लेकिन हम इस बात को बहुत साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि देश से हमारा कोई विरोध, कोई द्रोह नहीं है। देश के लोगों से हमारा कोई विरोध, कोई द्रोह नहीं है, बल्कि देश में जो सबसे कमजोर है, जो सबसे उत्पीड़ित है, जिसकी कोई आवाज नहीं सुन रहा, उसके साथ हम खड़े हैं, उसके साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे। और जो लुटेरा राज है, जो उत्पीड़नकारी राज है, जो लोगों का हक अधिकार छीनने वाला राज है, उससे हमारा विरोध था, है, रहेगा। हम करते रहेंगे उसका विरोध। इस बात के साथ कि सारे षड्यंत्र को, इस सारी साजिश को आप समझेंगे, इसको बेनकाब करेंगे। ये जो आपको लांछित करने की कोशिश है, जो आपकी पीड़ा पर नमक छिड़कने की कोशिश है, जिस सरकार को, जिस सत्ता को चाहिए था कि वो आपके जख्मों पर मरहम लगाए, वो आज के दिन पर आपको चीन का एजेंट कह करके, आपको माओवादी कह करके आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। समय आएगा तो ऐसे लोगों को हम सबक सिखाएंगे, और अपना जो राहत हमको चाहिए, जो पुनर्वास हमको चाहिए, जो पुनर्निर्माण हमको चाहिए, हम अपनी एकजुटता के दम पर, अपनी एकजुट ताकत के दम पर ये करवा करके दम लेंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।